नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स फाई एंड ए वेक्टर आर एक्सप्रेस्ड एज। जो हमारे पास पोटेंशियल होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल फाई एंड ए, उसको हम जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक टर्म में हमने लिखा माइनस डेल फाई माइनस करली ए बाय करली टी। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास हमारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का डेल क्रॉस ए वेक्टर। तो यहाँ पे मैंने डेल लिखा है। डेल क्या होता है? आई कैप कर्ल कर्ल x1 प्लस जे कैप कर्ल बाय कर्ल x2 के कैप के कैप कर्ल बाय कर्ल x3। अब हमने ई और बी के कंपोनेंट्स लिख लिए। ई को भी हमने आई जे के कैप की फॉर्म में लिख लिया और बी को भी हमने लिख दिया। और E1 E2 E3 और B1 B2 3 क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ ई एंड बी इन दी एक्स वाई जेड डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसका जो है हमने सिर्फ x1 वाला कंपोनेंट लिखा है E1 के लिए। E1 इज इक्वल्स टू माइनस करली बाय करली x1 फाई माइनस करली A1। ये हमने सिर्फ पहला वाला कंपोनेंट लिख दिया इनका। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड से अयोटा बाय सी से। तो हमने देखा अयोटा बाय सी E1, ये हमारे पास आ गई पहली इक्वेशन। देन हमने यहाँ पे अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। आपको दिखाई दे रहा होगा। अयोटा से यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो यहाँ पे अयोटा स्क्वायर अपॉन अयोटा सी बन गया। यहाँ पे अब हमने जो हमारे पास अयोटा था इसको भी अंदर लिख दिया और यहाँ पे x1 ये बाहर आ गया और ये c अंदर ले लिया जो हमारा कांस्टेंट टर्म था। और यहाँ पे अयोटा स्क्वायर जो है -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1 अपॉन अयोटा सी करली A1 अपॉन करली टी। अब हमारे पास जो है ये अयोटा सी था, इसको भी हमने टी के साथ ही लिख लिया अयोटा सी टी। अब हमने इक्वेशन हमारी 3 आ गई। जो हमारी प्लस वाली टर्म थी उसको हमने पहले लिख लिया और माइनस वाली को बाद में लिख दिया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। जो हमारे पास अयोटा सी टी होता है वो होता है हमारा फोर्थ कंपोनेंट ऑफ पोजीशन फॉर वेक्टर x4। तो हमारे पास जो आई सी टी की वैल्यू आ जाएगी वो x4 आ जाएगी। और हमारे पास अयोटा अल्फा अपॉन सी क्या आ जाएगा? A4 आ जाएगा। वो होता है फोर्थ कंपोनेंट ऑफ फोर पोटेंशियल A4। अब हम इक्वेशन नंबर ये जो हमने इसको मान लिया फोर्थ इक्वेशन को सारी को ही। तो फोर्थ इक्वेशन को हमने 3 में पुट कर दिया। 3 क्या थी हमारे पास? अयोटा अपॉन सी ये थी हमारे पास। तो अयोटा अपॉन सी E1 इधर हमने पुट कर दिया तो ये तो एग्जैक्ट वही रहा। यहाँ पे अयोटा सी टी था तो उसकी जगह हमने x4 कर दिया और अयोटा अल्फ़ा सी की जगह हमने A4 लिख दिया। ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गई। अब सिमिलरली हम E2 E3 के लिए लिखेंगे। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे A2 आ जाएगा, यहाँ पे A4 रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे A1 था, A2 A3। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो सारी टर्म दोनों सेम ही हैं तो हमने ये सेम रहने दी और बाकी बस A2 X2 और A3 X3 में चेंज है। ये क्वेश्चन नंबर 5 6 7 आ गई हमारे पास। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या थी आपके पास? जो मैग्नेटिक फील्ड थी बी वेक्टर इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए था। अब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो आई कैप जे कैप के कैप लिखेंगे और करली बाय करली x1। अब ये जो हमारे पास डेल था, डेल के हमने लिख दिए कंपोनेंट्स जो थे, मतलब कंपोनेंट्स तो नहीं कह सकते, डेल का जो हमारे पास फॉर्मूला था आई जे के कैप की जगह तो जो था हमारे पास करली बाय करली x1 x2 x3। और यहाँ पे हमने ए के लिख लिए क्योंकि यहाँ पे ए था क्रॉस प्रोडक्ट में तो A1 A2 A3 आ गया। क्रॉस प्रोडक्ट लिख लिया फिर उसके बाद हमने कंपेयर कर दिए कोफिशिएंट्स आई जे के कैप के। कंपेयर करने के बाद जो है हमारे पास इक्वेशंस आ गई 8th 9th और 10th। ये सिंपल सॉल्व भी किया जैसे हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। अब इक्वेशन नंबर 5 6 7 8 9 10 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। एफ म्यू न्यू इज इक्वल्स टू करली ए म्यू अपॉन एक्स म्यू माइनस हमने वही जनरल फॉर्म में लिख दिया तो हमारे पास जो ये आ जाएगा एफ म्यू न्यू आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर और इसकी वैल्यू 1 2 3 4 आ जाएगी। अब यहाँ पे जो है हमने माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस जब बाहर आ गया तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ म्यू म्यू इज इक्वल टू माइनस एफ न्यू म्यू। ये हमारे पास 12th इक्वेशन आ गई। अगर हमारे पास इनकी वैल्यूज बराबर होती हैं तो इक्वेशन नंबर 11 को हम कैसे लिख सकते हैं? हमारे पास एफ म्यू म्यू और एफ न्यू न्यू 0 के बराबर आ जाएगा।
तो इक्वेशन नंबर जो 13 आई उससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास जो F01 इज इक्वल्स टू माइनस F10 है, वैसे ही F12 जो है माइनस F21 के इक्वल है। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 5 और 11 को देखेंगे। तो जब हमने इक्वेशन नंबर 5 और 11 को देखा तो हमारे पास यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू है वो यहाँ पे 4 है, म्यू इज इक्वल्स टू 4 एंड म्यू इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है 1 है। तो ये हमारे पास F41 बन गया। तो हम यही लिखेंगे कि आयोटा अपॉन सी E1 किसके बराबर है, F41 के बराबर है। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है कि जो हमारे पास आयोटा सी अपॉन E1 जो है F41 के बराबर हो। तो आपको पता ही है F14 किसके बराबर होता है, माइनस F41 के, तो माइनस लगा देंगे तो हमारे पास F41 की वैल्यू भी आ जाएगी। ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर की वैल्यूज़ है। अब सारी जो हम एक एक करके निकालेंगे। वैसे ही सिमिलरली हम 6 और 11th इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, 7 और 11 को, 8 और 11 को, 9 और 11 को, हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी सारी। ये मैंने आपको एक करके बता दिया, आप बाकी सारी कर सकते हैं, कुछ बड़ा काम नहीं, कंपैरिजन ही किया है। अब हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 10 और 11। अब वहाँ से जो है हमारे पास वैल्यू आ जाएगी B3 F12 और F21 की वैल्यू। देन हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर को। हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी F11, F12, F13, F14, F21, F22, ये जो F44 तक। ठीक है, हमारी सारी वैल्यूज़ जो हमने कैलकुलेट करी वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे 0 B3 माइनस B2 माइनस एयोटा अपॉन सी E1 माइनस B3 0 B1 एयोटा अपॉन सी E2 B2 माइनस B1 0 माइनस एयोटा सी E3 एयोटा सी E1 एयोटा सी E2 एयोटा सी E3 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई 14th इक्वेशन। अब इसको हम कॉन्ट्रावेरिएंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो होती है इसमें एफ जो न्यू था वो ऊपर चला जाता है, जो आपकी पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ होती हैं वो नेगेटिव में हो जाती हैं। ये हमारी कॉन्ट्रावेरिएंट फॉर्म है। इक्वेशन नंबर 15 दे दो। तो ये थी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर फॉर्म में। थैंक यू।